नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उस लॉकडाउन की पालना करते हुए भी आपके समक्ष हम रेगुलर आधुनिक भारत के इतिहास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी आशा करता हूं कि इस वीडियो के साथ साथ आप भी वापस इसकी पूरी सेल्फ स्टडी करना, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतरीन कर सकें। और ये भी ध्यान रहे कि ये जो वक्त है ये आपकी सेल्फ स्टडी का सबसे बेहतरीन समय है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में ही जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हमारे पास में होगा बंगाल राज्य। 18वीं शताब्दी के बंगाल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और बंगाल भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जैसे हमने कल पिछले वाली वीडियो मराठों के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, उसके 3 वीडियो हमने अपलोड किए हैं। अब आज हम जो है बंगाल को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो बंगाल किस प्रकार से भूमिका अदा करेगा, किस प्रकार बंगाल पर प्लासी के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ, और उसके बाद में किस प्रकार से बक्सर का युद्ध हुआ, और प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई, उस इलाहाबाद की संधि के दौरान किस प्रकार से अंग्रेजों का भारत पर, बंगाल पर सबसे पहले पॉलिटिकल शुरुआत हुई, उस पूरे का डिटेल आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बंगाल है। सबसे पहले बंगाल को पढ़ने से पहले हम बंगाल का भौगोलिक रूप सबसे पहले देखना चाहेंगे। बंगाल का भौगोलिक रूप, ज्योग्राफिकल फॉर्म ऑफ बंगाल, भौगोलिक रूप। तो आप लोग ध्यान रखना, जिस बंगाल की मैं बात कर रहा हूं उस बंगाल का मतलब आज का पश्चिम बंगाल नहीं होगा, आज का वेस्ट बंगाल नहीं होगा, बल्कि उस बंगाल का मतलब होगा आज के भारत का या आज के भारतीय उपमहाद्वीप का। आज का जो भारतीय उपमहाद्वीप है उस समय के बंगाल में ये इतना बड़ा क्षेत्र जो है ये बेसिकली बंगाल में आता था। तब आपके दिमाग में होगा कि सर बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते होंगे। तो बंगाल में जो क्षेत्र थे उसमें एक तो आज का हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो वाला पार्ट, वेस्ट बंगाल जो आज इंडिया का पार्ट है, साथ ही साथ उस बंगाल में एक पार्ट आज का बांग्लादेश भी था। बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा था और ये बंगाल का पार्ट था। तो पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश प्लस एक पार्ट होगा बिहार, और बिहार जो है उसी के साथ झारखंड भी था। तो बिहार प्लस झारखंड, बिहार प्लस झारखंड, और एक पार्ट था उड़ीसा। तो आप लोग ध्यान रखना, जिस बंगाल की बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूं उस बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। तो ये तो मैंने आपको भौगोलिक रूप समझाया, नंबर 1। नंबर 2, चाहे दिल्ली सल्तनत का समय हो और चाहे मुगल काल रहा हो, भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रांतों में नाम बंगाल का आता था। और बंगाल का नाम क्यों आता था? क्योंकि बंगाल से मुगलों को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता था, रेवेन्यू सबसे अधिक बंगाल से आता था। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर बंगाल से सबसे अधिक रेवेन्यू क्यों आता था? तो उसका उत्तर होगा कि भारत की 2 सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक तो गंगा नदी, ये सपोज कीजिए गंगा है, ये गंगा, और एक आपको पता है चीन से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए आज के बांग्लादेश होते हुए ये नदी, इसको जमुना कहते हैं, इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। मतलब भारत की 2 इंपॉर्टेंट नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र का बहाव क्षेत्र, जो डेल्टाई क्षेत्र है, वो बेसिकली बंगाल में पड़ता है। मतलब बंगाल को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बहुत उपजाऊ बनाती है, इसलिए एग्रीकल्चर के पॉइंट से ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र भारत का था। और अगर मैं ऐसे कहूं कि उस समय का बंगाल पूरे वर्ल्ड का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मतलब बंगाल बहुत ही उपजाऊ था। जब उपजाऊ होगा तो भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू सबसे अधिक बंगाल से आता था, इसलिए हर शासक की नजर
बंगाल पर हुआ करती थी। हर शासक की नजर बंगाल पर हुआ करती थी। अब यहां पर आपने देखा एक तो भौगोलिक रूप और दूसरा जो है भू राजस्व, जिसको हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू। भू राजस्व दृष्टि से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस था। कहते हैं कि औरंगजेब अपने प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिनों में हर समय टकटकी लगा के देखता था कि बंगाल का भू राजस्व आया या नहीं। मतलब मेरी इन बातों से आपके पास ये बात स्पष्ट रूप से पहुंच गई होगी कि बंगाल भौगोलिक रूप से एक बहुत बड़ा प्रांत था और उसके साथ साथ ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, जिसके कारण इसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद में हम देखें भौगोलिक रूप के बाद में और इसके एग्रीकल्चर पॉइंट्स के बाद में बंगाल को हम आगे बढ़ेंगे। तो एक आप और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा हम जोड़ने का प्रयास करें कि ये बंगाल और यहां पर ये दिल्ली और यहां पर मुगल बादशाह बैठता था। इस जगह पर मुगल बादशाह बैठता था और जो भी मुगल बादशाह था उस मुगल बादशाह ने मुगल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर रखा था और प्रांतों को उस जमाने में सूबा कहते थे। मुगल साम्राज्य में मान लीजिए पूरा मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया हुआ था और प्रांत को उस जमाने में कहते थे सूबा। अब आप देखिए मुगल बादशाह यहां पर है और मुगल बादशाह से बंगाल या कोई भी प्रांत जो है वो काफी दूर होगा। जैसे यहां पर ये दक्कन है, यहां पर ये काबुल है। तो मुगल, आपको पता है मुगल सत्ता एक प्रकार की केंद्रीकृत व्यवस्था थी, सेंट्रलाइज शासन था। उस केंद्रीकृत व्यवस्था में मुगल बादशाह ये चाहता था कि कभी भी कोई प्रांत उसके हाथों से नहीं निकलना चाहिए। इसके लिए मुगल बादशाह बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति अपने प्रत्येक सूबा या प्रांत में करता था, परंतु उनमें दो अधिकारी सबसे महत्वपूर्ण थे। अब वो दो अधिकारी कौन से थे? जैसे सपोज कीजिए मैंने ये प्रोविंस लिया बंगाल, सपोज कीजिए बंगाल प्रांत है। अब इस बंगाल प्रांत के अंदर मुगल बादशाह को नियंत्रण करना है, ये मुगलों का हिस्सा है। तो मुगल बादशाह यहां पर बंगाल में दो अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अब वो जो दो अधिकारी थे उनमें से एक अधिकारी को कहते हैं दीवान और एक अधिकारी को कहते हैं सूबेदार। तो आप लोग ध्यान रखना, मुगल बादशाह प्रत्येक प्रांत में दो अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ये जो दो अधिकारी थे, दो महत्वपूर्ण अधिकारी, उसमें से एक का नाम था दीवान और एक का नाम था सूबेदार। दीवान का काम क्या था? दीवान उस प्रांत की राजस्व व्यवस्था पर पूरी नजर रखता था कि लैंड रेवेन्यू और जितने भी रेवेन्यू थे उनका कलेक्शन का काम का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी दीवान था। जबकि सूबेदार का मुख्य कार्य था, एक दीवान और एक सूबेदार। सूबेदार का मुख्य काम था कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, मुगल बादशाह प्रत्येक प्रांत में दो अधिकारियों की नियुक्ति करता था, दो महत्वपूर्ण अधिकारी। उसमें से एक का नाम था दीवान और एक का नाम था सूबेदार। दीवान का काम था रेवेन्यू कलेक्शन करना, मतलब इसके पास में पैसा आएगा, और सूबेदार का काम था उस प्रांत का लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाकर रखना। तो जायज सी बात है, उस समय चूंकि पुलिस नहीं होती थी तो कानून व्यवस्था इसके पास थी, इसका मतलब सेना इसके पास हुआ करती थी। अब यहां पर देखिए आप, अकबर जैसे व्यक्ति ने इस प्रकार के सिस्टम का इजाद किया जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि दीवान के पास पैसा तो है
लेकिन सेना नहीं है, और सूबेदार के पास सेना है परंतु पैसा नहीं है। इसलिए ये दोनों अलग अलग बादशाह के प्रति समर्पित थे और दोनों एक दूसरे पर नजर रखते थे। इस कारण अगर यहां पर कोई योग्य मुगल बादशाह बैठा हुआ है तो इस स्थिति में उसके विद्रोह करने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अगर दीवान ने विद्रोह किया तो उसको सूबेदार रोक देगा, और सूबेदार ने विद्रोह किया तो दीवान रोक देगा। और ये दोनों योग्य होते थे, इसलिए एक दूसरे को प्रति संतुलित करने का काम भी करते थे। यहां पर ये ध्यान रहे कि दीवान और सूबेदार ऐसा काम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक या तो यहां पर बैठा व्यक्ति बहुत योग्य हो, या फिर इनमें से एक योग्य हो एक अयोग्य हो। तब तक वो प्रांत मुगल सत्ता के पास रहता था। अब ये पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया, ये हर प्रांत की व्यवस्था मुगलों ने इस प्रकार से कर रखी थी। तो आप लोग ध्यान रखना, मुगल बादशाह इस प्रकार से दो अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जिसको हम दीवान और सूबेदार कहते थे। अब आगे चलें और वापस रिपीट कर रहा हूं। बंगाल मुगलों का एक सूबा था, मुगलों का एक प्रांत था, जिससे मुगलों को बहुत अधिक राजस्व मिलता था, बहुत अधिक राजस्व मिलता था। इस क्रम में कहते हैं कि 1700 के अंदर मुगल बादशाह 1700 में मुगल बादशाह ने, और उस समय अगर हम 1700 की बात करें तो 1700 में मुगल बादशाह जो है वो बेसिकली औरंगजेब है। 1700 में मुगल बादशाह औरंगजेब है, और औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाकर भेजा मुर्शीद कुली खां को। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया 1700 के अंदर। यहां पर ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि 1700 में 1700 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने, और जैसा कि हम जानते हैं औरंगजेब योग्य बादशाह था, और उसने एक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति बंगाल में की और उसे बंगाल का दीवान बनाकर वहां पर भेजा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर, जब मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान था तो उस समय बंगाल का सूबेदार कौन था? तो यहां पर ये मान लीजिए बंगाल का दीवान है मुर्शीद कुली खां, और बंगाल का सूबेदार आप लोग थोड़ा सा पावरफुल होता था, सूबेदार की पावर ज्यादा है दीवान से। और उस समय सूबेदार जो था औरंगजेब का एक पोता था अजीमुशान। वो अजीमुशान जो था, अजीमुशान जो है ये बेसिकली इसका बंगाल का सूबेदार था, बंगाल का सूबेदार। तो मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ स्टोरी आपको सुनाई है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 में बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्ति की मुर्शीद कुली खां की। जिस समय मुर्शीद कुली खां नियुक्त हुआ, मुर्शीद कुली खां एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था, इसलिए उसने दीवान का काम बहुत बेहतर तरीके से संभाला और उसके पास बहुत अधिक रेवेन्यू आने लगा। जब उसके पास बहुत अधिक रेवेन्यू आने लगा तो मुर्शीद कुली खां का लालच बढ़ने लगा, और देखिए परिस्थितियां उसका साथ दे रही है। कैसे कि अजीमुशान ये बेसिकली एक प्रकार का राजकुमार है, मतलब ये मुगलों की फैमिली से है, तो इसका अधिकांश समय दिल्ली में व्यतीत होता था। मतलब इसका ध्यान एज ए सूबेदार बंगाल पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं सूबेदार की व्यवस्था को भी मुर्शीद कुली खां ने ही पीछे से संभाल रखा है। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि मुर्शीद कुली खां का लगभग बंगाल पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा था, और उसी समय परिस्थितियों ने भी उसका साथ दिया। और साथ क्या दिया कि 1707 में औरंगजेब का निधन हो गया। औरंगजेब का निधन हो गया,
और जैसे ही औरंगजेब का निधन होगा, हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है कि औरंगजेब अंतिम मुगल बादशाह था जो बहुत योग्य था। इसके बाद के कार्यकाल को उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुगल साम्राज्य में दिल्ली और आगरा खुद मुगल दरबार षड्यंत्रों के केंद्र बन गए। जब वो षड्यंत्रों के केंद्र बन गए तो उनका ध्यान प्रांतों पर कम हो गया, और जब उनका ध्यान प्रांतों पर कम हुआ तो धीरे धीरे वो प्रांत मुगलों से अलग होते गए, जिसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था हैदराबाद। दक्कन के अंदर हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई, मध्य भारत के अंदर अवध की स्थापना हुई, दक्षिण भारत में कर्नाटक की स्थापना हुई। ऐसे अलग अलग राज्य बने। उन्हीं एक राज्यों में 18वीं सदी के राज्यों में एक राज्य था बंगाल। 18वीं सदी के एक राज्य में बंगाल था। मतलब जब 1760 में औरंगजेब का निधन हो गया, और औरंगजेब के निधन के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुख सियर जैसे अयोग्य शासकों का तांता लग गया, तो धीरे धीरे मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को बंगाल को मुगलों से अलग करना शुरू कर दिया, और मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक माना जाता है। लेकिन उसने एज ए नवाब कभी घोषणा नहीं की, वह स्वतंत्रता पूर्वक बंगाल को चलाता रहा। जब 1760 में औरंगजेब का निधन हो गया, तो उसके निधन के बाद 1717 में मुर्शिद कुली खान बंगाल का सूबेदार भी बन गया। बंगाल का सूबेदार भी बन गया। मतलब एक प्रकार से बंगाल मुर्शिद कुली खान के नियंत्रण में आ गया, जो 1700 में बंगाल का दीवान बन के आया था, और 1717 में बंगाल का सूबेदार भी बन गया। और कुछ हद तक मुगलों को खुश करने के लिए वो समय समय पर उनको पैसा भेजता रहा। लेकिन अगर हम ये कहें कि 18वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की, तो उत्तर होगा मुर्शिद कुली खान का, जो कि मुगलों का एक अधिकारी था। ठीक वैसे ही जैसे दक्कन के अंदर निजामुल मुल्क को सूबेदार बना के भेजा गया था, और उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी। जैसे अवध में सादत खां को भेजा गया था, और उसने अवध राज्य की स्थापना कर दी और अवध का नवाब बन गया था। वैसे ही बंगाल का नवाब जो है मुर्शिद कुली खान बन गया, लेकिन उसने नवाब के रूप में इसकी घोषणा कभी नहीं की। ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और आगे हम इसके नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, वो भी आपको जल्दी मिलेंगे। तो यहाँ पर ये चीज आपको पॉइंट आउट करनी है, मुर्शिद कुली खान। अब एक चीज और देखिए, 1717 में जब वो बंगाल का सूबेदार बन जाएगा, तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, थोड़ा सा हम पीछे चले और इस घटनाक्रम को देखें। तो यहां पर इसको आप ऐसे समझिए, ये वापस अगेन ये मान लीजिए बंगाल है, और बंगाल का 1700 में मुर्शिद कुली खान इसका दीवान बना, और 1717 में मुर्शिद कुली खान इसी बंगाल का सूबेदार भी बन गया। और कुल मिलाकर इस मुर्शिद कुली खान के पास बंगाल पर आधिपत्य स्थापित हो गया। मुर्शिद कुली खान का कुल कार्यकाल जो है, अगर आप कुल कार्यकाल की बात करेंगे, कंप्लीट अवधि की बात करेंगे, तो मुर्शिद कुली खान का कुल रहा है 1700 से लेके 1727 तक। 1700 से लेके 1727 तक ये मुर्शिद कुली खान का बंगाल में कार्यकाल है। अब थोड़ा यहां चले, तो यहां पर आप देखोगे, जिस समय 1717 में ये बंगाल का सूबेदार बन रहा है, उस समय यहां पर मुगल बादशाह फर्रुखसियर है। यहां पर मुगल बादशाह फर्रुखसियर है। तब आपके दिमाग में आएगा कि सर, जब वो सूबेदार भी बन रहा है और जब वो दीवान भी बन रहा है, तो क्या मुगल बादशाह ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की? तो यहां पर हमें इस कहानी को अटैच करना होगा। क्या
कि फर्रुखसियत तो खुद किसी और की मदद से बना है, और वो किसी और की मदद कौन है, मतलब वो सैयद बंधुओं की मदद से बना है। सैयद बंधु मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हुसैन अली अब्दुल्ला खान, उनकी मदद से फर्रुखसियत मुगल बादशाह बना है। इसलिए फर्रुखसियत तो हर समय ये सोचता था कि मैं कैसे सैयद बंधुओं को मारूं, इसलिए उसको यहां पर वक्त ही नहीं मिला कि वो बंगाल पर ध्यान दे सके। इस बीच एक घटना मैंने आपको और बताई थी कि 1717 में जब फर्रुखसियत और उसकी पत्नी बीमार पड़ी, जिसका हम आगे भी और उल्लेख करेंगे, तो फर्रुखसियत ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, फ्री ट्रेड। उसी को हम कहते हैं फर्रुखसियत, और यहां मैं लिख दिया EIC। EIC का मतलब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड का अधिकार दे दिया गया, और इसके बदले उन्हें फ्री ट्रेड के बदले केवल 3000 रुपए वार्षिक जमा कराना होता था। ये एक प्रकार का टैक्स था। उसके बाद आप चाहे व्यापार कर सकते हो। इसी को इतिहास में किस नाम से जानते हैं? दस्तक के नाम से। तो यहां भी ये भी ध्यान रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार किसने दिया? फर्रुखसियत ने। और उस रॉयल लेटर को इतिहास में किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर होगा दस्तक। और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को यह दस्तक मिला है, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पे था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था मद्रास के अंदर। ये मद्रास है, और ये मद्रास HQ मतलब हेडक्वार्टर था किसका? EIC का। एक चीज आपके दिमाग में और आएगी कि सर अंग्रेजों ने बंगाल के संबंध में ही ये मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त करने का प्रयास क्यों किया? तो जाहिर सी बात है, उस समय भारत का सबसे उपजाऊ प्रांत जो था वो बंगाल था। जो सबसे उपजाऊ होगा वहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा होंगे, और वहीं पर चाहे सूती वस्त्र का निर्यात हो या अन्य सामान का निर्यात हो, बंगाल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा केंद्र था। और साथ साथ में एक पॉइंट और ध्यान रखें, इससे पहले मैंने आपको पहले ये दूसरे वीडियो में मेरे आधुनिक भारत के इतिहास में बताया था कि अंग्रेजों ने बंगाल में जो पहला अपना फैक्ट्री खोली थी, उस फैक्ट्री का नाम था 1651 में हुगली। 1651 में अंग्रेजों ने यहां पर अपनी फैक्ट्री खोली थी, हुगली। मतलब अंग्रेज हुगली के माध्यम से सबसे पहले ट्रेडिंग सेंटर से आगे बढ़ेंगे। और एक मैंने यहां पर कहा था कि 1698 में उन्हें 3 गांवों की जमींदारी मिल गई थी। 1698, और ये 3 गांव थे सूतानाटी प्लस कालीकाता प्लस गोविंदपुरी। ये 3 गांव हैं, सूतानाटी, कालीकाता और गोविंदपुरी। इन तीनों गांवों को मिलाकर और इनके मध्य एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर खोला गया, और वहां पर एक किला बनाया गया जिसे इतिहास में फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम जो है आगे चलकर, यही फोर्ट विलियम आगे चलकर एक बड़ा सिटी बना जिसे आज हम कलकत्ता कहते हैं, तो दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको बंगाल समझाने के लिए उसका पूरा लिंक बनाने का प्रयास किया है कि बंगाल में मुगल बादशाह ने मुर्शिद कुली खां को भेजा, उसी बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार कर रही है, और उसे फ्री ट्रेड का अधिकार जो है 1717 मिला, जिसको हम दस्तक के नाम से जानते हैं। और अंग्रेजों ने इससे पहले ही 1651 से ही अपना व्यापार यहाँ पे शुरू कर दिया है। 1698 में उन्होंने 3 गांवों को मिलाकर यहाँ पर किला बनाया, सूतानाटी, कालीकता और गोविंदपुरी।
ये मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आगे हम प्लासी का युद्ध पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अंग्रेजों की भूमिका है, और उसके बाद में बक्सर का युद्ध। तो इसका मतलब ये हुआ कि युद्ध अचानक नहीं हुए, बल्कि अंग्रेजों को लंबा समय यहां पर बीत चुका है। अब आप देखिए, अगर एक दृष्टिकोण से आप देखो तो बंगाल किसका था? तो आपका उत्तर होगा सर मुर्शीद कुली खान का। नहीं, बंगाल मुर्शीद कुली खान के पिताजी का नहीं था, बंगाल मुगलों का था, और मुगलों के साथ धोखा किया है मुर्शीद कुली खान ने, और बंगाल को उसने स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। और उस समय जब उसको बंगाल का दीवान बनाकर भेजा गया था, तब बंगाल की राजधानी ढाका थी। बंगाल की राजधानी ढाका थी, लेकिन चूंकि वो ढाका में हो रहे षड्यंत्रों से बचना चाहता था, इसलिए मुर्शीद कुली खान एक अलग नगर को अपनी राजधानी बनाता है, जिसको बसाता भी है। इसलिए उसके समय जो राजधानी होगी, उसके समय राजधानी थी मुर्शिदाबाद। यहां पर यह भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की? तो मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने की, और उसने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बना लिया। मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बना लिया। तो ये मैंने पूरा एक बार आपको लिंक जोड़ने का प्रयास किया है। अब हम आगे बढ़े। अब आप देखिए, सबसे पहले बंगाल जब एक स्वतंत्र राज्य बना, तो बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में एस्टैब्लिश करने वाला है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान, और इसका टेन्योर क्या रहा? तो ये रहा 1700 में दीवान बनकर आया, 1717 में सूबेदार बन गया, धीरे धीरे बंगाल पर नियंत्रण कर लिया, और 1727 तक रहा मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान का निधन 1727 में हो गया, और मुर्शीद कुली खान के निधन के बाद उसका एक जमाई था, जिसको बंगाल में जमाता कहते हैं, जमाई को जमाता कहते हैं, और वो था सुजाउद्दीन। मतलब मुर्शीद कुली खान के निधन के बाद उसका जमाई सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है, और उसका नवाब के रूप में कार्यकाल था 1727 से 1739, 1739। ये बंगाल का नवाब बन जाता है। इसके कार्यकाल में कोई विशेष घटनाएं नहीं है, क्योंकि ये इतना योग्य व्यक्ति नहीं था। और सुजाउद्दीन के बाद जो है वो बनता है सरफराज। सरफराज जो है, ये तो है इसका जमाई, और ये है इसका बेटा। और सरफराज जो बंगाल का नवाब बना 1739 में, ये योग्य व्यक्ति नहीं था। ये बहुत ही अय्यासी किस्म का व्यक्ति था, इसलिए जल्दी ही बंगाल इनके हाथों से निकलेगा। कैसे? आप लोग ध्यान रखना, मैंने ये समझाया है कि जिस बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, उसी बंगाल में आज का उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बिहार भी आते थे। तो उस समय ही यह व्यवस्था की हुई थी कि बंगाल में जो सूबेदार होता था, उसके अधीन 2 नायब सूबेदार हुआ करते थे। उनमें से बिहार का जो नायब सूबेदार था, उसका नाम था अली वर्दी खान। तो मैं एक नाम यहां पर और लिखूं, और वो नाम होगा अली वर्दी खान। और आप लोग ध्यान रखना, अली वर्दी खान बेसिकली कहां का नायब सूबेदार था? तो अली वर्दी खान बिहार का नायब सूबेदार था। और जैसे इसको ये लगा मौका कि सरफराज एक अयोग्य व्यक्ति है, इसको हटाकर सत्ता पे कब्जा किया जा सकता है, तो 1740 के अंदर इसका कार्यकाल होगा 1739-40। अली वर्दी खान का कार्यकाल था, अली वर्दी खान का कार्यकाल हुआ 1740 से 1756। मैं कहना चाह रहा हूं कि अली वर्दी खान ने सरफराज को
सत्ता से बेदखल कर बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और वो बंगाल का नवाब बन गया। तो यहां पर फिर एक बार धोखा है। पहला धोखा मुर्शिद कुली खान ने मुगलों को दिया। दूसरा धोखा अली वर्दी खान ने मुर्शिद कुली खान की फैमिली को दिया और अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन यहां पर यह आपको बताना महत्वपूर्ण है कि अली वर्दी खान एक योग्य व्यक्ति था, लेकिन अली वर्दी खान जब बंगाल का नवाब बना तो हमें उसके सर्कमस्टेंसेस को चेक करना पड़ेगा, उसकी परिस्थितियां कैसी है, वो योग्य है। अब आप बंगाल को वापस देखिए कि सपोज कीजिए यहां पर अली वर्दी खान है, यहां पर ये अली वर्दी खान है, बंगाल का नवाब अली वर्दी खान। उस समय यहां पर मुगल बादशाह रंगीला है, मुगल बादशाह रंगीला है। तो अली वर्दी खान जैसे 1740 में बनेगा तो उसको ऐसा लगा कि यार भविष्य में कोई हमें वापस हटा सकता है, इसके लिए हमें मुगल बादशाह से कोई सर्टिफिकेट लेना चाहिए। तो अली वर्दी खान ने 2 करोड़ रुपए, वापस रिपीट कर रहा हूं, अली वर्दी खान ने 2 करोड़ रुपए उस जमाने के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला को दे दिए और इसके बदले मोहम्मद शाह रंगीला ने उसको बंगाल के नवाब घोषित कर दिया, जबकि रंगीला की नजर में तो बंगाल पहले से निकल चुका था। और अली वर्दी खान चाहता था कि बंगाल के अंदर उसके खिलाफ कोई विद्रोह न करे या विद्रोह की बात ना आए, इसके लिए उसने किसको राजी किया? मुगल बादशाह को। और कितने रुपए दिए? 2 करोड़ रुपए उसको दिए। और इस प्रकार से अली वर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अली वर्दी खान को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना किस चीज का करना पड़ा? तो उस समय यहां पर हैदराबाद था, उस समय यहां पर हैदराबाद था और यहां पर थे मराठे। और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो मैंने कल समझाया था कि मराठों के अंदर 1740 में, पहले 1720 से 1740 बाजीराव फर्स्ट और 1740 से 1761 तक था बालाजी बाजीराव, जो बाजीराव फर्स्ट का बेटा था और वो उससे भी ज्यादा योग्य था। और बालाजी बाजीराव के समय में मराठों का भौगोलिक क्षेत्र सबसे बड़ा था, ये मैंने उस वीडियो में समझाया था। मेरा कहने का मतलब है कि जब बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा बना तो उसने ताबड़तोड़ हमले बंगाल पर किए और ये हमले सबसे ज्यादा किसके समय हुए? तो ये हमले अली वर्दी खान के समय हुए। अर्थात अली वर्दी खान जो बंगाल का नवाब था वो सबसे अधिक परेशान मराठों से था, सबसे अधिक परेशान मराठों से था। और अंत में 1751 में उसने मराठों के सामने हार मानी और 1751 में बंगाल का एक बड़ा हिस्सा जिसे हम उड़ीसा कहते हैं, वो उड़ीसा अली वर्दी खान ने मराठों को दे दिया। कब की बात है? 1751 की। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखोगे कि मराठों ने 1751 में अली वर्दी खान मतलब बंगाल से उड़ीसा को ले लिया। एक बिंदु ये, एक पॉइंट ध्यान रखना कि इस जगह पर एक प्रोविंस था जिसे इतिहास भी कर्नाटक के नाम से जानते हैं। साउथ इंडिया में एक प्रोविंस था कर्नाटक। और आपको पता होगा मैंने एक वीडियो में चर्चा की थी कि दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के मध्य कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था, जिसको कार्नेटिक वार कहते हैं। और वो कार्नेटिक वार 1746 में स्टार्ट होते हैं और 1763 में जाके खत्म होंगे। कहने का मतलब होगा कि अली वर्दी खान को एक संकट का और सामना करना पड़ेगा कि उसी समय जो दक्षिण भारत में कार्नेटिक वार चल रहे थे उसका विस्तार बंगाल तक हो गया। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच कंपनी से सुरक्षा के लिए अपनी फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी करना चाहती थी। साथ ही साथ
यह भी ध्यान रखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर बंगाल में दस्तक का अधिकार मिला हुआ है और ईस्ट इंडिया कंपनी उस दस्तक का लगातार मिसयूज कर रही है, दस्तक का दुरुपयोग कर रही है। अलीवर्दी खां इस दुरुपयोग के बारे में पूरा समझता था, लेकिन वह योग्य होते हुए भी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और उसने कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उसके इस पूरे संदर्भ को एक स्टेटमेंट में समझा जा सकता है जो उसने कहा था। किसने? अलीवर्दी खां ने। और अलीवर्दी खां ने क्या कहा? अलीवर्दी खां ने कहा कि यूरोपियन कंपनियां और विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी मधुमक्खियों के छाते के समान है। अगर मैंने इनको इस समय छेड़ा तो ये काट काट कर मार डालेगी, और यदि नहीं छेड़ा तो ये अंत में शहद देगी। ये सोचता है अलीवर्दी खां। तो ये अलीवर्दी खां से जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने बताया। एक तो आपका ये बने कि सरफराज को हटाकर कौन बंगाल का नवाब बना, तो अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब का सर्टिफिकेट लेने के लिए किस मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए दिए थे? मोहम्मद शाह रंगीला को। अलीवर्दी खां को सबसे अधिक सामना उस समय किसके हमलों का करना पड़ा? तो मराठों का। और मराठों में बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव ने 1751 में बंगाल से कौन सा क्षेत्र लिया? तो उत्तर होगा उड़ीसा। उसका उत्तर होगा उड़ीसा। इसी प्रकार से ये पॉइंट आपको मैंने समझा दिया है। अब हम आगे बढ़े। अलीवर्दी खां की एक कमी जो है वो है कि वो कुछ चीजें देखते हुए भी उसको इग्नोर कर रहा है, और वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लगातार बढ़ती हुई गतिविधियां बंगाल के अंदर, और उसके द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना। लेकिन उसके बावजूद भी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो मूक दर्शक बनकर देखता रहा, जिसका खामियाजा आगे वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ा। यहां पर एक बिंदु आप और ध्यान रखेंगे कि अलीवर्दी खां के कोई लड़का नहीं था। अलीवर्दी खां जो बंगाल का नवाब था, उसके कोई लड़का नहीं था, बल्कि उसकी 3 लड़कियां थी, और वो 3 लड़कियां 3 स्थानीय नवाबों के यहां पर शादी की हुई थी उनकी। उसमें से एक था ढाका के परिवार में, एक थी पटना के परिवार में, और एक थी पूर्णिया के परिवार में। मतलब वापस रिपीट कर रहा हूं, अलीवर्दी खां के कोई लड़का नहीं था, उसकी 3 लड़कियां थी। तो ऐसी स्थिति में उसने अपने मरने से पहले अपनी एक लड़की के बेटे, जिसको इतिहास में सिराजुद्दौला के नाम से जाना जाता है, उस सिराजुद्दौला को उसने बंगाल के लिए अपना उत्तराधिकारी मरने से पहले लगभग घोषित कर दिया था, जो कि उसका दोहिता था। अब 1756 में जब अलीवर्दी खां का निधन हो जाता है, तो अलीवर्दी खां के निधन के बाद जो बंगाल का नवाब बना, वो बना सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। और आप लोग ध्यान रखें कि सिराजुद्दौला एक बहुत योग्य नवाब था, लेकिन उसको काम करने का मौका ही नहीं मिला। यहां पर सिराजुद्दौला का जो कार्यकाल है वो 1756 से 1757 है, मतलब लगभग 1 ही साल रहेगा, जो कि अलीवर्दी खां का दोहिता था। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि बंगाल जो भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, सबसे संपन्न क्षेत्र था, वो हमारी आजादी के समय 1947 के आसपास एक गरीब राज्य बन जाएगा। उसका कारण था लगातार धोखेबाजी, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल पर नियंत्रण और उसका व्यापक स्तर पर शोषण करना। वो धोखेबाजी कहां से हुई है? नंबर 1,
मुर्शीद कुली खां द्वारा मुगलों से, अली वर्दी खां द्वारा मुर्शीद कुली खां के परिवार से, और वही धोखेबाजी अली वर्दी खां के दोहिते को उसके अधिकारियों से मिलेगी। इसका नाम आता है मीर जाफर। तो यहां पर हम इसको और आगे देखें तो हमें सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालनी पड़ेगी बंगाल का नवाब, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। यहां पे बंगाल का नवाब बना, ये मैंने यहां लिखा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और इसका बंगाल के नवाब के रूप में कार्यकाल है 1756 से 1757, 1756 से 1757। जो सिराजुद्दौला है ये अली वर्दी खां का दोहिता था, मतलब उसकी बेटी का बेटा था। अब हम, और मैंने ये भी आपको बताया है कि ये एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था। जब ये योग्य व्यक्ति था तो जैसे ही नवाब बना, तो नवाब बनने के बाद इसको ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लगातार कलकत्ता में अपनी मनमानियां कर रही है और वो दस्तक का दुरुपयोग कर रही है। यहां तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कलकत्ता के अपने फोर्ट विलियम किले के चारों ओर किलेबंदी कर रही थी, इसका भी उसे एहसास था। इसलिए सिराजुद्दौला नवाब बनने के बाद कलकत्ता पे कार्रवाई करता है, फोर्ट विलियम पर, और कार्रवाई करके उस समय कलकत्ता का ऑफिसर इंचार्ज था माणिकचंद, और वो एक कार्रवाई करता है, और कार्रवाई इतनी जबरदस्त होती है कि सबसे पहले तो वो ये तय करता है कि कलकत्ता या फोर्ट विलियम का क्षेत्र जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं बल्कि ये बंगाल के नवाब का क्षेत्र है, और उसने अपने नाना के नाम पर कलकत्ता का नाम अली नगर कर दिया। और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसने एक संधि लिखी जिसे अली नगर की संधि कहते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले वो कौन कौन सी घटनाएं थी जिन घटनाओं ने प्लासी के वार को लगभग तय कर दिया। तो उसमें आप देखिए नंबर 1 उसकी फोर्ट विलियम पर कार्रवाई, और फोर्ट विलियम पर कार्रवाई करके फोर्ट विलियम पर कार्रवाई करेगा, और फोर्ट विलियम पर जब कार्रवाई की उस कार्रवाई से अंग्रेज नाराज होंगे, और जब अंग्रेज नाराज होंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि उस समय अंग्रेजों का भारत में हेडक्वार्टर था मद्रास के अंदर। तो इस घटनाक्रम के बाद जब सिराजुद्दौला 1756 के अंदर ये कार्रवाई करता है तो ये इंफॉर्मेशन मद्रास में पहुंच जाती है। अब इस ग्राफ के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो कौन कौन सी घटनाएं थी जिन घटनाओं ने बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित करवा दिया। उसमें एक होगी फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला द्वारा कार्रवाई। अगर ये जबरदस्त कार्रवाई कर देता तो शायद भविष्य में अंग्रेजों को भारत पर नियंत्रण करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ये आधी अधूरी कार्रवाई करता है। इसी प्रकार से एक नाम आएगा यहां पर घसीटी बेगम। ये घसीटी बेगम कौन है तो आप लोग ध्यान रखना, ये सिराजुद्दौला की मौसी का नाम है, और ये अपने बेटे को नवाब बनाना चाहती थी, इसलिए अंदर ही अंदर ये उसकी मौसी भी उसके खिलाफ थी। एक था पूर्णिया का नवाब शोकत जंग, पूर्णिया का नवाब शोकत जंग। ये शोकत जंग भी जो इसका मौसा था,
ये भी सिराजुद्दौला के खिलाफ था। हालांकि एक वार में सिराजुद्दौला इसको पराजित कर देता है, लेकिन फिर भी इसने भी विश्वासघात करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। इसके साथ साथ एक नाम आता है जगत सेठ का। जगत सेठ उस समय बंगाल का एक बहुत बड़ा बैंकर था, मतलब पैसा देने वाला साहूकार, बहुत बड़ा महाजन की श्रेणी में थे जगत सेठ। इन्होंने भी सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया। और एक नाम आएगा अमीर चंद का। अमीर चंद जो है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा व्यापारी था। अमीर चंद एक बहुत बड़ा व्यापारी था। और यहां पर ये मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार अमीर चंद ने धोखेबाजी की। और एक घटना होगी ब्लैक हॉल की घटना, ब्लैक हॉल इवेंट। ये 1756 की बात है। कहते हैं कि एक छोटी सी काली कोठरी में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज कैदियों को इस काली कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें सुबह तक केवल 123 जिसमें सुबह तक केवल 23 ही जिंदा बचे और 123 मर गए। 23 उसमें जिंदा बचे और जो जिंदा बचे उसमें से एक नाम आता है हॉलवेल का। कुछ लोग, कुछ इतिहासकार ऐसा ही मानते हैं कि हॉलवेल ने ही इस घटना को अपनी पुस्तक में लिखा है, और कुछ इस क्रम में ये मानते हैं कि एक मनगढ़ंत घटना है। फिर भी हम यहां पर इसको सत्य मान लेते हैं। हॉलवेल ही कहता है कि जो 146 कैदियों को बंद किया गया वो एक प्रकार की द्वेषपूर्ण कार्रवाई बंगाल के नवाब के द्वारा थी, और उसके कारण केवल 23 लोग ही सुबह तक जिंदा बचे, जिसमें से एक था हॉलवेल, जो आगे चलकर बंगाल का गवर्नर भी बनता है। उसने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। तो ब्लैक हॉल की घटना ने भी कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को नाराज कर दिया। अब इन सब के कारण पूरी एक भूमिका बनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं अब सिराजुद्दौला के ऊपर कार्रवाई करेगी। अब यहां पर आप लोग ध्यान रखें कि मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेंटर था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर मद्रास में था। तो मद्रास से उनकी 2 सेनाएं रवाना हुई कि हमें बंगाल के नवाब को ठिकाने लगाना है या उसका मुकाबला करना है। उसमें से एक सेना स्थल मार्ग से आई, जिसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, जो आगे चलकर बंगाल का गवर्नर बनेगा। और एक सेना समुद्र से आई, बंगाल की खाड़ी से, जिसकी लीडरशिप कर रहा था एडमिरल वाटसन। एडमिरल वाटसन। तो आप देखिए यहां पर कि बंगाल से सेनाएं रवाना होके और कलकत्ता पहुंचती है, और कलकत्ता पहुंचने के बाद रॉबर्ट क्लाइव फिर एक बार सिराजुद्दौला के साथ में संधि करता है, और उस संधि में नवाब लगभग उनकी सभी शर्तों को मान लेता है, जैसे कि किले के चारों किलेबंदी का अधिकार दे दिया जाएगा, कलकत्ता पर नियंत्रण उनका रहेगा, उनको व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त होती रहेगी, ऐसे तमाम उनको सुविधा दे देता है। लेकिन फिर भी क्लाइव ये चाहता है कि सिराजुद्दौला को ठिकाने लगाया जाए, और इस क्रम में क्लाइव क्या करता है, बातचीत करता है इससे, अमीर चंद से। आप देखिए अमीर चंद से बातचीत करता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव अमीर चंद से जब बातचीत करता है तो क्या करता है कि आप हमें सिराजुद्दौला के सेनापतियों से हमारी मुलाकात करा दीजिए। और उस समय सिराजुद्दौला का एक सेनापति जो सबसे महत्वपूर्ण था
जो उसका मीर बख्शी के पद पर भी था, उसका नाम था मीर जाफर, और एक सेनापति था राय दुर्लभ, एक था राय दुर्लभ, ये उसके सेनापति है राय दुर्लभ। तो पहले आप देखिए, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन सेना लेके कलकत्ता पहुंच चुके हैं। सेना लेकर पहुंचने के बाद भी कहीं ना कहीं वे दोनों, उन दोनों की बात को सिराजुद्दौला स्वीकार कर लेता है कि हम आपकी शर्तों को मान लेते हैं, युद्ध नहीं करना है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव उनके अंदर की कमजोरियों को पहचान जाता है और वे सोचता है कि बंगाल पर नियंत्रण तभी होगा जब बंगाल में हमारा व्यक्ति होगा, मतलब हमारा नवाब हो, ये वो सोच रहे हैं। और शायद इसलिए आपको बताऊं, पढ़ेंगे पूरा, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव बातचीत करता है अमीर चंद से कि आप हमारी मुलाकात मीर जाफर से करवा दीजिए। अब आपको शायद जानकर अचंभा हो, यह घटना 1757 की है, और आप देखिए कितनी साल पुरानी है। 1757 से 1857, 100 साल, 1857 से 1957, 200 साल, मतलब ये घटना लगभग 250 साल पुरानी है। और अमीर चंद ने रॉबर्ट क्लाइव से वापस क्या कहा कि मैं सौदा करवा दूंगा, लेकिन मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। मतलब वो सौदा करवाने के कितने रुपए मांग रहा है? 30 लाख रुपए। और यह भी कहा कि बंगाल का जो राजकोष होगा, उस राजकोष का 50% चाहिए, मतलब जो खजाना है उस खजाने का भी 50% ही मांगता है। 50%। देखो यहां पर बोर्ड पे जो आपको अक्सर दिखा है कुछ छोटे होंगे, लेकिन आप मेरी बातों पर ध्यान देते हुए उसको नोट करने का प्रयास करना। तो यहां पर अमीर चंद 30 लाख मांगता है, तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है यस, मंजूर है, क्योंकि उसको तो नवाब बनाना है। वो उसकी बातों को स्वीकार कर लेता है। अमीर चंद एक होशियार व्यापारी था, लेकिन उसका लालच बढ़ रहा था। तो अमीर चंद ने यह कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं, पहले आप स्टाम्प पर लिखकर दीजिए। तो यहां पर रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि 2 स्टाम्प तैयार करता है, एक असली और एक नकली, और उस पर एक सौदा करवा लेता है जिसमें एडमिरल वाटसन के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। यह सौदा होने के बाद जैसे ही अमीर चंद उनकी मुलाकात मीर जाफर से कराता है, तो मीर जाफर और क्लाइव आपस में मिल जाते हैं। थोड़े समय बाद ये समाचार मिलते हैं कि अमीर चंद की मौत हो गई। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं उस कलकत्ता बंगाल के एक बहुत बड़े व्यापारी अमीर चंद को मरवा दिया। कहीं ना कहीं उसकी मौत में खुद भी था, क्योंकि वो अत्यंत लालची हो गया था, महत्वाकांक्षी हो गया था। अब मीर जाफर और क्लाइव के बीच में सौदा होता है, और क्लाइव जो है मीर जाफर से कहता है सीधा कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। और मीर जाफर ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो बंगाल का नवाब बन सकता है। तो मीर जाफर ने इनसे कहा कि बदले में हमें क्या करना है। तो इन्होंने पर्सनली, मतलब वाटसन और इन दोनों ने मीर जाफर के मुगल बंगाल के नवाब बनने के बाद 10-10 लाख रुपए की रिश्वत उस जमाने में ली। लेकिन वहां पर उसमें सौदा क्या हुआ कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, इसके बदले आप हमें बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार देंगे, हम किलेबंदी करेंगे, आप फ्रांसीसियों का पक्ष नहीं लोगे, हम जैसे कहेंगे वैसे आप करेंगे। मतलब आप देखिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। और मीर जाफर ने यह कहा कि आप सिराजुद्दौला को सत्ता से कैसे हटाओगे। तब रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि ये आप हमारे पे छोड़ दीजिए, बस आपको हमारा साथ देना है। इसी पृष्ठभूमि में एक युद्ध इतिहास में हुआ जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं।
और आप लोग ध्यान रखें प्लासी युद्ध के बारे में कि प्लासी के युद्ध की रूपरेखा तैयार किसने की है? रॉबर्ट क्लाइव ने और मीर जाफर ने, जिसमें सौदे के तहत ये तय था कि मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बनेगा। तो अब इसके बाद जो होगा, इसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है प्लासी का युद्ध, वार ऑफ प्लासी। सबसे पहले प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में हुआ। और ये युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये युद्ध बेसिकली EIC मतलब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की जो कंपनी थी, वर्सेस ये बंगाल के बीच में हुआ। और बंगाल में उस समय नवाब जो था वो था सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। और उस समय इस सिराजुद्दौला का सबसे अधिक साथ दिया उसके दो सैनिकों ने, दो अधिकारियों ने, सॉरी, जिनका नाम था मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल। और EIC की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास से थल सेना को लेके आया था, रॉबर्ट क्लाइव, और एडमिरल वाटसन जो नौसेना को लेकर आया था, एडमिरल वाटसन। ये प्लासी का युद्ध। अब यहां पर ध्यान रखना, प्लासी की जो जगह का चयन किया गया है वो जगह का चयन भी रॉबर्ट क्लाइव ने किया। कैसे? कि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के दो सेनापतियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और उनसे ये कहा कि हमें किसी प्रकार से बंगाल के नवाब को मुर्शिदाबाद से बाहर निकालना है। और इतना ढाका और मुर्शिदाबाद से जगह इतनी दूर होनी चाहिए कि अगर नवाब वहां से वापस भी भागे तो वापस न पहुंच सके, और ये जगह कहीं ना कहीं कलकत्ता के आसपास होनी चाहिए। तो वहां से 32 किलोमीटर दूर पर यह युद्ध रचा गया। और इसकी पूरी रूपरेखा क्लाइव के कहने पर मीर जाफर ने तैयार की। और बहाना यह बनाया गया कि आपने अलीपुर की संधि का उल्लंघन किया है, अलीपुर या अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है, और आपने फ्रेंच की मदद की है। इस आधार पर यह पूरी रूपरेखा तैयार की गई। और इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन की जो सेना थी उसमें मात्र 4000 के आसपास सैनिक थे, जिसमें से 950 के आसपास यूरोपियन थे, लेकिन उनकी सेना संगठित थी। और इसके पास, सिराजुद्दौला के पास 50,000 के आसपास की सेना थी, लेकिन उसके सैनिक जो थे, उसके सेना के सेनापति अंग्रेजों से मिल चुके थे। इसलिए जैसे ही प्लासी के अंदर युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध के थोड़ी देर बाद ही सेना बिखरी और अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ हमला किया। उसमें मीर मदान और मोहनलाल जो इसके दो अधिकारी थे, उन्होंने नवाब की ओर से बेहतरीन लड़ाई लड़ी। लेकिन इन दोनों को इस बात का पता नहीं था कि हमारा सेनापति या मीर बख्शी, मीर जाफर, अमीर चंद, जगत सेठ, मानिक चंद ये धोखा कर चुके हैं, राय दुर्लभ। इसलिए जानबूझकर मीर जाफर ने ये इंफॉर्मेशन भेजी कि नवाब को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला जाए और सिराजुद्दौला को यह कहा गया कि आप राजधानी की ओर चलें। मतलब प्लासी के वार में मीर जाफर ने षड्यंत्र रचा और नवाब सिराजुद्दौला को
युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल कर ये कहा कि आप यहां से बाहर निकले। और जैसे उसने कुछ दूरी तय की, उसके बाद मीर जाफर का बेटा मीरन और उसका एक दोस्त था मोहम्मद, उसने सिराजुद्दौला को मार दिया। मतलब बंगाल के नवाब को खत्म कर दिया। यहां पर सबसे उल्लेखनीय बिंदु क्या है कि प्लासी के युद्ध का भारत के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन वास्तव में यह युद्ध एक युद्ध ना होकर एक मैच था जो पहले से ही फिक्स था। यह एक मैच था जो पहले से ही फिक्स था और इतने धोखेबाज थे, और शायद भारत के इतिहास में इतने बड़े धोखे का एग्जाम्पल मिलता भी नहीं है। आज भी जब हम धोखेबाज की बात करते हैं तो उस धोखेबाज का पर्यायवाची शब्द है मीर जाफर, जिसने बंगाल के नवाब के साथ धोखा किया और प्लासी के युद्ध, जो कि युद्ध ना होकर एक प्रकार का मैच था जो पहले से फिक्स था, जिसे धोखेबाजी से जीता गया। परंतु इस युद्ध ने, प्लासी के युद्ध ने बंगाल पर अंग्रेजों को अपना नियंत्रण स्थापित करने का मौका दे दिया। और शायद आपको जानकर यह आश्चर्य हो कि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। और मीर जाफर जो बंगाल का नवाब रहा, यह 1757 से 1760 तक था। मीर जाफर 1757 से 1760, मीर जाफर बेसिकली बंगाल का नवाब था। और जैसे ही बंगाल का नवाब बना, उसके कुछ समय बाद ही जैसे नवाब बना, नवाब बनने के बाद इसने अथाह पैसा रिश्वत के रूप में एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव को दिया। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बहुत बड़ी मात्रा में धन दिया गया। कहते हैं कि समुद्र के रास्ते कई नावें चांदी और सोने के सिक्के की भरीज करके ब्रिटेन गई थी। इतनी रिश्वत और इतना पैसा यहां से गया, और उसको करवाने वाला था मीर जाफर। लेकिन जब मीर जाफर नवाब बना, तो नवाब बनने के बाद उसको इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने बंगाल के साथ धोखा किया है। क्यों? क्योंकि मीर जाफर से ही लोग प्रतिदिन वसूली करते थे। इसके कारण बंगाल, जो भारत का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था, उसका खजाना धीरे धीरे खाली होता गया। और कालांतर में जब मीर जाफर ने, एक क्वेश्चन और पूछा गया है किसी पीसीएस एग्जाम में कि मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहा जाता है, डंकी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसको चाहे जैसे उसने इस्तेमाल किया। लेकिन जब मीर जाफर ने आगे चलकर 1760 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों को स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने मीर जाफर को हटाकर उसी का एक जवाई था, मीर जाफर का जवाई था मीर कासिम, उस मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम मीर जाफर की तुलना में योग्य था, लेकिन इसने भी धोखा किया। किसके साथ? तो उत्तर होगा मीर जाफर के साथ। मतलब यह धोखा करके बना है, तो इसने भी। अच्छा, उस समय 1760 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन जा चुका है, इसलिए कार्यवाहक गवर्नर बंगाल का बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हॉलवेल को। और उसके बाद गवर्नर बना वेनिस्टाट। वेनिस्टाट और हॉलवेल ने मिलकर के मीर कासिम को बनाया था। और मीर कासिम, मैंने कहा कि मीर कासिम मीर जाफर की तुलना में योग्य था, इसलिए यह कुछ ऐसे कदम उठाएगा जिसके कारण जल्दी ही ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज मीर कासिम से भी नाराज हो जाएंगे। अब वो कदम क्या है? जैसे मीर कासिम ने राजधानी को
मुर्शिदाबाद से उसने किस जगह को अपनी राजधानी बना लिया? मुंगेर को बना लिया। उसने बंदूक बनाने की एक नई फैक्ट्री वहां पर स्थापित कर दी। उसने कुछ जर्मन अधिकारियों को अपने यहां पर रखा। जर्मन अधिकारियों को भी वो अपने पास रखता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो मुद्दा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार दस्तक का दुरुपयोग कर रही थी। अब मीर कासिम दस्तक की प्रक्रिया को खत्म भी नहीं कर सकता था। अब दुरुपयोग का मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार मिला हुआ था, उस अधिकार के माध्यम से वे खुद तो मुक्त व्यापार करते ही थे, साथ ही साथ कंपनी के कर्मचारी भी उसी कार्ड के माध्यम से अपना निजी व्यापार करते थे। साथ ही साथ कुछ पैसे के बदले वो भारतीय व्यापारियों को भी ऐसा करने के लिए कहते थे। उसका लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था। इससे बंगाल के राजस्व में बहुत अधिक फर्क पड़ा था। मीर कासिम ने दस्तक की भूमिका को कम करने के लिए उसने भारतीय व्यापारियों को भी वही अधिकार दे दिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दस्तक के माध्यम से था। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हुई और कुछ और भी कारण थे जिसके कारण आगे चलकर एक युद्ध इतिहास में होता है जिसको हम कहते हैं 1764 का बक्सर का युद्ध, वॉर ऑफ बक्सर। तो आज ही हमारा बंगाल का पार्ट फर्स्ट था। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक होगा कल बक्सर का युद्ध। फिर बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि भारत के इतिहास में इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है? इलाहाबाद की संधि से किस प्रकार से शाह आलम से इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त किया और किस प्रकार से बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, उसको एक कहानी के रूप में और एग्जामिनेशन पॉइंट से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल हमारे कल के नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।